जो बच्चा टाइम मैनेज करना जानता है उसके लिए कहानी आसान हो जाती है थोड़ी सी। तो अनुष्का ने बहुत वैलिड पॉइंट जो है रेज किया है, टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत, इसी दिक्कत को तो सीखना है ना, हमें टाइम मैनेजमेंट वाला जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, गुड इवनिंग यशिका। यशिका जी, आपसे भी मुझे शिकायत है, ठीक है ना, मैं क्लास में नहीं बोलूंगी किसी के भी मार्क्स या फिर किसी ने टेस्ट दिया या नहीं दिया, पर समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो व्हाट विल आई डू। नीतू, आपका परफॉर्मेंस ठीक है इस बार, ठीक है, पिछली बार आपका सबमिट वाला प्रॉब्लम हुआ था, बट इस बार के मार्क्स हैं मेरे पास। चलो, तो अभी हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वहां कोई डाउट है क्या? और बाकी के बच्चे कहाँ हैं भाई? आज मस्ती बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर्दी में? गरम गरम चाय पकौड़े खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाकी के बच्चे कहाँ हैं आज? वेयर इज आवर स्ट्रेंथ? चलो, अब लेट आएंगे तो फिर उनका लॉस है, आई डोंट नो द रीजन। आज प्रैक्टिकल वगैरह है क्या? कुछ बता दो ऐसा कुछ है तो, क्योंकि बच्चे कम हैं आज रोड से। प्रैक्टिकल वगैरह था आज स्कूल में कुछ? अच्छा, एक बात और जो मुझे बतानी है, मोस्ट प्रोबेबली कल, यानी कि कल वेंसडे है ना, हाँ जी, कल कल मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, जैसा कि मैंने आपको कल इन्फॉर्म किया था ना। तो मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, सो यू विल ऑल बी एबल टू टेक इट ना। आप लोग बोल रहे थे कि मैम हम स्कूल मिस कर देंगे, बिकॉज स्कूल में कुछ इतना खास नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगी किस टाइम क्लास है, लिंक वगैरह डाल दूंगी, तो आप लोग प्लीज उस एक्स्ट्रा क्लास में रहना। ये एक्स्ट्रा क्लास मैं इसलिए लूंगी ताकि, हाँ कल तो अच्छा, कल रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन ही होगा, तो फिर बहुत बढ़िया है, फिर तो उम्दा है, एकदम लाजवाब है। ठीक है, आपको क्या करना है रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन से? आपको तो पढ़ना है, ठीक है, आपको तो अपने दिन बचाने हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, सो हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल, देखते हैं, मैं आप लोगों को जैसा भी होगा ग्रुप पे बता दूंगी। और आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू बी देयर, क्योंकि अच्छा, जिनका प्रैक्टिकल है उनके लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं तो क्लास तो मैं लूंगी। 4-5 बच्चे नहीं आ पा रहे तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं लेंगे, क्लास तो लेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं आ पा रहे या जिनका प्रैक्टिकल है, ठीक है, बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन जिन बच्चों के साथ है, फिर उन वो बच्चे क्या करना, रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं रिकॉर्डिंग उसकी, अगर यूट्यूब लिंक जनरेट हो जाता है तो ठीक है, और अगर टाइमली यूट्यूब लिंक जनरेट नहीं होता तो मैं ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत, मतलब जो आ रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा हो और जो नहीं आ रहे हैं उनकी बहुत कम हो। तो आपको ट्राई यही करना है कि आपको आना है, इन केस आपका कोई बहुत इमरजेंसी वाला इशू नहीं है तो, क्योंकि मैं पूछूंगी आप नहीं आ रहे हो तो रीजन पूछूंगी, अगर वो मुझे जेन्युइन रीजन लगेगा तभी मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी ड्राइव का लिंक शेयर। ठीक है, तो यू हैव टू बी देयर इन द क्लास। और फिर स्कूल में जब पढ़ाई नहीं हो रही तो बेटर है कि हम क्लास में लें और पढ़ाई करें, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है और हमें सिलेबस खत्म करना है। गुड इवनिंग खुशी। गुड खुशी, इवनिंग। खुशी के भी मार्क्स मुझे याद नहीं आ रहे, बट आई थिंक इम्प्रूवमेंट है। खुशी, खुशी इम्प्रूव्ड है ना पिछली बार से मार्क्स? नो मैम, पहले ज्यादा आए थे। ओके, तो फिर वो कोई और खुशी होगी, दूसरे बैच की खुशी होगी कोई। चलो, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? न्यूरॉन हम पढ़ रहे थे, याद है? न्यूरॉन हम पढ़ रहे थे, न्यूरॉन में क्या देखा हमने? न्यूरॉन में हमने देखा एक तो साइटोन, ठीक है, फिर हमने देखा, ठीक है नीतू आप मुझे रीजन बता देना, देन वी विल फिगर इट आउट, कुछ पॉसिबल होता है तो। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ले रहे हैं, इसीलिए ही मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा रही हूँ। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कल हाँ भर रहे थे, अभी भी हाँ ही है ना तुम्हारी? कहीं पता यस। लगा कि मैंने क्लास लगा दी और हाँ जो है वो ना में तब्दील हो गई। ठीक है ना, आना है, अच्छे से मजा आएगा एक्स्ट्रा क्लास में। हम मैं आप लोगों को ना सिर्फ चैप्टर करवाऊंगी बल्कि आपको जो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम वो भी कवर करेंगे, ह्यूमन फिजियो के चैप्टर्स को लेके, क्योंकि अभी हमारी ह्यूमन फिजियो चल रही है तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो इट वुड बी अ इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा क्लास, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू बी देयर, इट विल बी बेनिफिटेड, इट विल बेनिफिट टू यू ऑल।
तो न्यूरॉन में हमने क्या क्या देखा, साइटोन देखा, डेंड्राइट्स देखा, एक्सोन देखा। फिर एक्सोन में हमने देखा कि माइलिन शीथ होती है, ठीक है ना, माइलिन शीथ होती है, या फिर ऐसे भी एक्सोन होते हैं जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती। माइलिन शीथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर एक्सोन में माइलिन शीथ है तो ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, ऐसे न्यूरॉन को बोलेंगे माइलिनेटेड, माइलिनेटेड न्यूरॉन। मैंने कल बताया था माइलिन शीथ क्या है, याद है सभी को? क्या है यस मैम। माइलिन शीथ, कौन बताएगा? मैम ये इंसुलेटर की तरह काम करती है। वेरी नाइस सिमरन, वेरी नाइस, इंसुलेटर की तरह काम करती है, बहुत बढ़िया। और जिन एक्सोन में माइलिन शीथ नहीं है उन एक्सोन को क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हो गई माइलिन शीथ को लेके, बिल्कुल इंसुलेटिंग कवरिंग है इकराम। ठीक है, ये तो बात हो गई माइलिन शीथ को लेके। अभी बात करते हैं हम किसको लेके, हम बात करेंगे डेंड्राइट्स के नंबर को लेके, कि एक ऐसा न्यूरॉन है जिसमें एक डेंड्राइट है और एक एक्सोन है। ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलेंगे जिसमें एक डेंड्राइट है और एक एक्सोन है? ऐसे न्यूरॉन को बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन जहां पे डेंड्राइट भी एक है और एक्सोन भी एक है, एक्सोन और डेंड्राइट दोनों एक है। बाइपोलर कौन से न्यूरॉन हो गए, बाइपोलर कौन से हो गए? अच्छा सॉरी, यूनिपोलर वो, सॉरी सॉरी, यूनिपोलर वो न्यूरॉन हो गए, यूनिपोलर कौन से न्यूरॉन हो गए? जहां सिर्फ एक एक्सोन है, कोई डेंड्राइट नहीं है, मतलब ये एक न्यूरॉन है, डेंड्राइट कोई नहीं है, बस इसमें एक साइटोन है और एक एक्सोन है। ऐसा न्यूरॉन क्या हो गया, यूनिपोलर, उसमें एक ही पोल है, एक्सोन वाला पोल। ठीक है, बाइपोलर वो न्यूरॉन है जहां साइटोन है, डेंड्राइट्स है और एक्सोन, एक एक्सोन है, ठीक है, और एक तरफ डेंड्राइट है। डेंड्राइट कितना है, एक है, एक डेंड्राइट है और एक एक्सोन है, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर, की दो पोल हो गए इसमें, एक डेंड्राइट वाला पोल हो गया और एक एक्सोन वाला पोल हो गया। मल्टीपोलर न्यूरॉन कौन से हैं, जिनमें कई सारे डेंड्राइट्स हैं, जिनमें कई सारे डेंड्राइट्स हैं और एक एक्सोन है, वो हो गए मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो बॉडी में मोस्ट अबंडेंट न्यूरॉन कौन से हैं, मोस्ट अबंडेंट न्यूरॉन जो बॉडी में सबसे ज्यादा मिलते हैं वो न्यूरॉन कौन से हैं, वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। यहां तक बात समझ में आती है? मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या है, माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या है, इतना पॉइंट समझ में आता है? कुछ हाई फाई नहीं था यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे ये देखो जो मैंने अभी बताया है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड टाइप ऑफ एक्सोन बता रखा है। एक एक्सोन है जिसमें माइलिन की शीथ है, ऐसे माइलिन की शीथ लगी हुई है। ये जो गैप है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रैनवेयर। ठीक है, और ये माइलिन शीथ किसकी बनी हुई है, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, श्वान सेल्स। तो एक एक्सोन जिसमें माइलिन शीथ है और दूसरा एक्सोन जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गया, ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गया। ये क्या बनाया मैंने, एक्सोन बनाया है। एक्सोन पे माइलिन शीथ होती है, सिर्फ एक्सोन के ऊपर। न्यूरॉन का अगर सिंपल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, इसमें ये जो पार्ट्स हैं जो ब्रांच की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला डेंड्राइट्स। ये जो है ये सेल बॉडी है, इसे बोला साइटोन, और ये जो आपको दिख रहा है इसे बोला एक्सोन। अब इस एक्सोन पे माइलिन शीथ अगर है तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन, और नहीं है अगर तो वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड इस हिसाब से बांटे गए हैं। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं, तो लिख लो इस पॉइंट को, कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है जिन पे माइलिन शीथ है, इंसुलेटिंग कवरिंग है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो कहाँ मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं आपके ब्रेन में। वो कहाँ मिल रहे हैं, आपके ब्रेन में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि माइलिनेटेड न्यूरॉन जो प्रेजेंट है वो सीएनएस में प्रेजेंट है, और नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है वो कहाँ है, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। याद है लास्ट क्लास कितने तरीके के न्यूरल सिस्टम होते हैं, बताना मुझे। मैम 2 तरीके के। वेरी नाइस, कौन कौन से, एक होता है सीएनएस और एक क्या होता है, पीएनएस। पीएनएस। पीएनएस फर्दर दो भागों में बटा हुआ है, कौन से दो भागों में, कौन बताएगा? एएनएस और एसएनएस। वेरी नाइस, ऑटोनोमिक, ए से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एस से सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पीएनएस में कौन से न्यूरॉन मिलते हैं? पीएनएस में मिलते हैं जिनके बाहर माइलिन नहीं होता, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड। और सीएनएस में कौन से न्यूरॉन मिलते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। और माइलिनेटेड क्या है और नॉन माइलिनेटेड क्या है वो आपको समझ में आ ही गया। यहां तक पॉइंट क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। Yes, आगे चले, ये माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड के बारे में बता रखा है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी तक हमने न्यूरॉन्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई, हमने क्या पढ़ा? हमने चैप्टर कहां से शुरू किया था? हमने चैप्टर शुरू किया था न्यूरल सिस्टम से, नहीं, हमने चैप्टर शुरू किया था कंट्रोल सिस्टम से। हमने चैप्टर शुरू किया था कंट्रोल सिस्टम से। देखो, मैं चैप्टर की समरी इसलिए देती हूँ ताकि आपके दिमाग में चैप्टर भूले नहीं, क्योंकि चैप्टर की जब समरी देते हैं तो चैप्टर की कहानी बन जाती है। आप चैप्टर को कहानी की तरह पढ़ोगे, आप चैप्टर नहीं भूलोगे, आपको पता होगा कि मैं कौन से पॉइंट पे चल रही हूँ और क्यों चल रही हूँ। तो चैप्टर शुरू किया था कंट्रोल सिस्टम से। कंट्रोल सिस्टम में हमने दो तरीके के कंट्रोल सिस्टम देखे। हमारी बॉडी में दो तरीके के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम था हमारा, जिसमें हॉर्मोन्स के थ्रू बॉडी के अंदर कंट्रोल चल रहा है, ठीक है। कि इंसुलिन एक हार्मोन बना, इंसुलिन हार्मोन बना तो उसने एक सिग्नल दिया। क्या सिग्नल दिया? उसने एक ग्लैंड को सिग्नल दिया, क्या करने का? ग्लूकोज को कंज्यूम करने का, ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन बना तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डाउन गया। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन कंट्रोल कर रहा है कि शुगर जो है और बनेगी या नहीं बनेगी। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स के थ्रू। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा न्यूरल कंट्रोल सिस्टम। न्यूरल कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल। न्यूरल कंट्रोल सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है? दो तरीके से कंट्रोल करता है। न्यूरल सिस्टम दो तरीके से कंट्रोल करता है। एक तो क्या? एक तो थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। जो आपके इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं उनके थ्रू। दूसरा, केमिकल फॉर्म में जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं उनके थ्रू। जो केमिकल के फॉर्म में सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं उस केमिकल को क्या बोलते हैं? उस केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। याद है? उस केमिकल को क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। तो दो तरीके से न्यूरल सिस्टम में कंट्रोल हो रहा है, एक तो करंट के थ्रू और एक केमिकल के थ्रू, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद हमने देखा कि न्यूरल सिस्टम जो है वो फर्दर डिवाइडेड है। न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में? हमने देखा न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड है दो पार्ट में। न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हमने ब्रेन देखा और स्पाइनल कॉर्ड देखा। स्पाइनल कॉर्ड क्या थी? ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है जो होलो है, बैकबोन, और इसमें ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड, उसके चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इधर क्या है? इधर ब्रेन है। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी और उसके चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम है। उसके बाद है पीएनएस। पीएनएस के अगेन दो पार्ट, एएनएस और एसएनएस। इतना हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखना शुरू किया? उसके बाद हम थोड़ा डीप गए। डीप गए हम किस में गए? डीप सीएनएस में डीप गए और पीएनएस में भी हम डीप गए। जब हम इन दोनों के अंदर घुसे तो हमने पाया कि यहाँ तो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ब्रेन में न्यूरॉन्स है, स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन है, आपकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो आपकी नर्व्स चल रही हैं, उसमें भी न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो हमने देखा कि न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन्स को फिर हम स्टडी करने लगे। तो हमने पहले न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को समझा कि भाई न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर न्यूरॉन की बनाऊं तो कुछ न्यूरॉन ऐसा दिखता है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि न्यूरॉन जो है वो भी फर्दर डिवाइडेड है। हो सकता है न्यूरॉन जो है वो कैसा हो? माइलिनेटेड हो सकता है वो अनमाइलिनेटेड हो। यही बात है, ऐसा ही हमने देखा, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। किस बेस पे? कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है या माइलिन शीथ अब्सेंट है, इस बेस पे हमने न्यूरॉन को डिवाइड किया। अब अगर मैं कहूं आप न्यूरॉन को एक बार और डिवाइड करो, लेकिन अब की बार आपका बेसिस ऑफ डिवीजन दूसरा होगा। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। कैसा न्यूरॉन बनाया? ये मैंने मल्टीपोलर न्यूरॉन बनाया। बात समझ में आ रही है? कैसा न्यूरॉन है ये? मल्टीपोलर। मेरे को बताना यूनिपोलर न्यूरॉन कैसा दिखेगा? यूनिपोलर न्यूरॉन कैसा दिखेगा? ये मैम A जैसे है और ये है बी। बताओ। मैम यूनि ए। मैम ए। सिमरन ने ए कहा है, बाकी के बच्चे
विभा, भूमिका कह रही है ए, बिल्कुल सही, ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, बी बताना कौन सा है, बी में कितने बाइपोलर। बाई दिख रहे हैं, एक पोल तो ये है, ये दूसरा पोल और ये तीसरा पोल, दो से ज्यादा पोल नहीं दिख रहे आपको, मल्टीपोलर है ये। बाइपोलर किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, सी जो मैंने बनाया है ये बाइपोलर है, इसमें देखो एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, दो पोल, ये बाइपोलर है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट यूनिपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर का। पोल गिन लिया, एक पोल है, दो पोल है कि दो से ज्यादा पोल है। अब देखो न्यूरॉन को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड में। अब मैं न्यूरॉन को फिर से डिवाइड कर रही हूँ तीन पार्ट में, न्यूरॉन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। पार्ट नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, पार्ट नंबर 2 मोटर न्यूरॉन, और पार्ट नंबर 3 इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन है, नाम से ही पता लग रहा है, वो न्यूरॉन जो सिग्नल को रिसीव करेंगे, वो न्यूरॉन जो सिग्नल को रिसीव करेंगे। ठीक है, सिग्नल को रिसीव कैसे करेंगे, मान लो ये आपकी एक सेल है, ये सेल पे लगे हैं रिसेप्टर। ठीक है, ये सेल पे लगे हैं रिसेप्टर, और यहाँ पे एक न्यूरॉन की सप्लाई है। ठीक है, न्यूरॉन की सप्लाई है यहाँ पे, यहाँ पे न्यूरॉन की सप्लाई है कि ये एक्सोन आपका जो है, एक्सोन डिवाइडेड है फर्दर, एक्सोन फर्दर डिवाइडेड है, यहाँ पे नोब्स हैं। ठीक है ना, एक्सोन वेसिकल्स है इसके अंदर, इस तरीके से है। तो ये न्यूरॉन की सप्लाई हो रही है किसको, इस रिसेप्टर को। ये जो ब्लू कलर का सेल के ऊपर बना हुआ है, ये सेल के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये सेल के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स। अब मान लो इन रिसेप्टर के पास एक सिग्नल है, इन रिसेप्टर के पास क्या है, एक सिग्नल है, कोई इंपल्स है जो भेजना है ब्रेन को। जैसे कि लेट्स सपोज आपने कोई साउंड सुनी, आप साउंड क्या है, साउंड एक एक्सटर्नल सिग्नल है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है जो आपकी ईयर की मेम्ब्रेन ने रिसीव किया। अब आपकी ईयर की मेम्ब्रेन जो है, जो इनर ईयर की मेम्ब्रेन होगी, उसको सप्लाई है किसकी, उसको सप्लाई है न्यूरॉन की। तो मेम्ब्रेन ने क्या रिसीव किया, सिग्नल रिसीव किया। सिग्नल क्या था, साउंड। साउंड जो था, साउंड नाम का सिग्नल मेम्ब्रेन के ऊपर था, सेल की मेम्ब्रेन पे। अब उस सेल की मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे वो सिग्नल है, और उस रिसेप्टर के कांटेक्ट में है एक न्यूरॉन। तो वो सिग्नल किसको जाएगा, वो सिग्नल जाएगा न्यूरॉन को। इस न्यूरॉन को ये सिग्नल चला गया, और ये न्यूरॉन फिर इसको पहुंचाएगा, इसे ऊपर जाते जाते जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका, ब्रेन, वहां तक ये सिग्नल पहुंच जाएगा। तो आपके ईयर से सिग्नल शुरू हुआ और ब्रेन तक पहुंचा, और ब्रेन ने फिर उस साउंड को एनालाइज किया कि ये शेर की दहाड़ है, या फिर ये इस बंदे की आवाज है, ये उस बंदे की आवाज है। ब्रेन ने उसको एनालाइज किया। ऐसे न्यूरॉन को क्या बोला आपने, जिस न्यूरॉन ने सिग्नल लिया, सेल से सिग्नल लिया, ऐसे न्यूरॉन को क्या बोला आपने, सेंसरी न्यूरॉन। बात समझ आती है, यस मैम। बात समझ आती है। अब आपके ब्रेन ने, लेट सपोज साउंड का ही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपके ब्रेन तक साउंड का सिग्नल पहुंचा, और वो साउंड थी एक शेर की। ठीक है, एक शेर की साउंड थी, सिग्नल आपके सेल ने भेज दिया किसको, सेल के पास जो न्यूरॉन था वो सिग्नल लेके चला गया, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके गया सीएनएस में, सीएनएस ने सिग्नल एनालाइज किया, और अब सीएनएस ने एक रेस्पॉन्स बनाया। ठीक है ना, एक रेस्पॉन्स बनाया। उस रेस्पॉन्स में लिखा था कि भाई अगर शेर की दहाड़ तुम्हें सुन रही है तो या तो तुम छिप जाओ या तुम भाग जाओ। एक इमरजेंसी सिचुएशन जो है क्रिएट हुई। ठीक है, तो ब्रेन क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा। अब मैसेज जो लेके आएगा, यहां से एक दूसरा न्यूरॉन आ रहा है जो ब्रेन से आ रहा है, ब्रेन से दोबारा यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ब्रेन से न्यूरॉन यहाँ आ रहा है। ठीक है, और इस न्यूरॉन के ये एक्सोन के एंड है, और एक्सोन के एंड पे एक्सोनेटिक नोब होती है, और इस नोब में क्या भरा हुआ है, इस नोब में केमिकल भरा हुआ है। यानी कि वो केमिकल बेसिकली क्या है, केमिकल की फॉर्म में अगर न्यूरल सिग्नल आता है तो उस केमिकल को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, मैम न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी नाइस। तो ये जो ब्लू ब्लू बनाया है मैंने, एक्सोन की नोब में क्या बनाया मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिसीव करेगा, ये आपकी सेल रिसीव करेगी। कौन सी सेल, ब्रेन को पता है कि मेरे को ये सिग्नल कहाँ भेजना है, मेरे को ये सिग्नल लेग्स को भेजना है। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें भागना है, लेग की मसल को भेजना है, मोटर मसल को भेजना है। कोई सिग्नल है हाथ की मसल को भेजना है, तो ब्रेन को पता है, ब्रेन उस न्यूरॉन की सप्लाई जाएगी जो आपके लेग्स की मसल है, मोटर मसल जिसको आप बोल रहे हो,
वहां पे न्यूरॉन की सप्लाई आएगी जो एक संदेश लेके आ रही है भागने का, ठीक है। और वो जैसे ही ये संदेश देगी लेग की मसल की सेल को, तो सेल ने क्या किया, सिग्नल रिसीव किया, और सिग्नल रिसीव करने के बाद क्या जनरेट होगा, एक्शन जनरेट होगा। तो वो न्यूरॉन जो एक्शन जनरेट करवा रहे हैं, जो ब्रेन से सिग्नल लेके आ रहे हैं, उन न्यूरॉन को क्या बोला, मोटर न्यूरॉन्स। उन न्यूरॉन्स को क्या बोला, मोटर न्यूरॉन्स। यहां तक बात समझ आई, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया यस मैम। एवरीवन, सभी को, कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से आया सब कुछ समझ में, ठीक है ना। हम जल्दी भी नहीं चल रहे, हम धीरे भी नहीं चल रहे, हम आराम से भी चल रहे हैं और हम सिलेबस भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों का पेस सही रख रही हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि हमें भगाया जा रहा है, ऐसा फील तो नहीं हो रहा। बहुत आराम से हमने सेंसरी न्यूरॉन समझाए, मोटर न्यूरॉन समझाए, क्लियर है दिमाग में बिल्कुल, यस मैम। डन है। अगले टाइप का न्यूरॉन का क्या नाम है बताना जरा, इंटर न्यूरॉन। नाम से ही पता लग रहा है, इंटर न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स के बीच में हो। अब सोचो, ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, ब्रेन ने न्यूरॉन को सिग्नल दिया, अब कोई डायरेक्ट तो सिग्नल उसने, एक न्यूरॉन जो लेग की मसल की सेल के पास है, ठीक है, और एक न्यूरॉन जहां से सिग्नल, पहली बार एक न्यूरॉन ने जो ब्रेन से सिग्नल लिया, उसके बीच में देयर लॉट ऑफ न्यूरॉन, जो एक से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, सिग्नल पास होता जा रहा है ना, बीच में बहुत सारे न्यूरॉन हैं, एक मोटर न्यूरॉन और एक सेंसरी न्यूरॉन, और उसके बीच में बहुत सारे और भी न्यूरॉन्स हैं। उन न्यूरॉन्स को क्या बोला, इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, ब्रेन से सिग्नल जिसने लिया, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन हुआ, उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ न्यूरॉन्स, और फिर फाइनली जो है सेल की मेम्ब्रेन को सिग्नल रिसीव होगा। तो इंटर न्यूरॉन्स जो बीच में न्यूरॉन्स हैं, कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊं इंटर न्यूरॉन्स का, अगर हम ड्रॉ करें तो इंटर न्यूरॉन्स कहाँ होंगे, कि इस वाले न्यूरॉन के ऊपर जो न्यूरॉन आपको दिखेगा, इस वाले न्यूरॉन के ऊपर जो आपको न्यूरॉन दिखेगा, ठीक है ना, ये जो न्यूरॉन आपको दिखेगा, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है, तो ये वाला जो न्यूरॉन है ये है इंटर न्यूरॉन। ये क्या है, इंटर न्यूरॉन। इसने अपना केमिकल कहाँ ट्रांसफर किया, इसकी नोब में जो केमिकल था ये इसने भेजा इस वाले में, और इसने फाइनली ये केमिकल भेजा सेल के रिसेप्टर को। प्रोसेस समझ में आया, यहां तक समझ में आया कैसे सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है। सेंसरी न्यूरॉन कौन है, मोटर न्यूरॉन कौन है, इंटर न्यूरॉन कौन है। आगे चलें, आगे मूव करें। यहां तक इस स्लाइड में कोई डाउट किसी को नहीं है, बहुत अच्छा, देखो ठीक है, अभी तक हम बिल्कुल सिंपल पढ़ा रहे हैं। आपको ये चैप्टर जो है बहुत कंसेप्चुअल है, इसमें बहुत कंसेप्चुअल चीजें आने वाली हैं, लेकिन हम एक एक पॉइंट इतना सिंपल तरीके से रखेंगे कि दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। तो अब अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन अगर आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाता है कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को एक्सप्लेन करो, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन अगर आ जाए, तो आप लोग क्या करके आओगे, आप लोग पहले तो पहला पॉइंट लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पहले तो आप पोलैरिटी के बेस पे न्यूरॉन के टाइप बताओगे, आपको पता है यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर। उसके बाद आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। उसके बाद आप माइलिन शीथ के बेस पे बताओगे कि माइलिन शीथ है तो वो माइलिनेटेड एक्सोन और अनमाइलिनेटेड एक्सोन। और तीसरा आप किसके बेस पे बताओगे, अभी अभी हम जो पढ़ के आए हैं, तीसरा बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल ट्रांसफरेंस, कि भाई सिग्नल कौन ट्रांसफर कर रहा है, किसने सिग्नल लिया, किसने सिग्नल दिया, जिसने लिया वो सेंसरी, जिसने दिया वो मोटर, और जो बीच में है वो इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सिग्नल के बेस पे, माइलिन शीथ के बेस पे, पोलैरिटी के बेस पे, तीनों के बेस पे आप एक्सप्लेन करके आओगे। डन है, आगे मूव करें। ओके, अब हमें ये तो पता चल गया, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ठीक है न्यूरॉन कितने टाइप का होता है, और न्यूरॉन जो है सिग्नल ट्रांसफर करवाता है। यानी कि अभी तक हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक न्यूरॉन है जिसके अपने डेंड्राइट्स हैं, साइटोन है, और ये एक्सोन है,
और एक्सोन के पास फिर इस तरीके से एक्सोन की नोब्स हैं, ठीक है, और ये ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रेन से सिग्नल इसने लिया और उसके बाद यहाँ पे ये सेंसरी हो गया, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या बनाया हमने, हमने बनाया एक इंटर न्यूरॉन है, ठीक है, इंटर न्यूरॉन, और फिर इंटर न्यूरॉन से कनेक्टेड जो है वो है मोटर न्यूरॉन। इसके बाद हमने बनाया मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इसके बाद वी हैव दिस मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, और ये इंटर न्यूरॉन है। और यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन पे क्या लगा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है रिसेप्टर। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब दो तरीके हैं, दो तरीके क्या है, पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका तो क्या है कि आपका जो न्यूरॉन है, ठीक है, और आपका जो एक्सोन है, इस एक्सोन से इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो रहा हो और दूसरे न्यूरॉन में चला जाए वो इलेक्ट्रिक सिग्नल, और फिर वहां से दूसरे एक्सोन में चला जाए, इस तरीके से। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि यहाँ से केमिकल जो है वो पास हो रहा है और केमिकल फाइनली जो है वो एक्सोन की नोब में यहाँ पे भरता है, और उसके बाद वो केमिकल दूसरे में ट्रांसफर होता है और फाइनली यहाँ पे सेल में। अब हमें ये वाला जो मैकेनिज्म है ये समझना है कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन में एक सिग्नल जनरेट करता है, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल सेल मेम्ब्रेन में एक सिग्नल जनरेट करता है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में सिग्नल जनरेट होगा। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे भरा हुआ है न्यूरॉन ट्रांसमीटर, ठीक है, और यहाँ पे ये जैसे ही ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर, जैसे ही न्यूरॉन ट्रांसमीटर एक्सोन की एंडिंग में आता है ना, इसको अगर हम एनलार्ज करके पढ़ें, इसको अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन की नोब्स है, मान लो हम इसका एनलार्ज व्यू अगर देखें तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ भर गया न्यूरॉन ट्रांसमीटर, यहाँ न्यूरॉन ट्रांसमीटर। जैसे ही यहाँ पे न्यूरॉन ट्रांसमीटर भरा, ये सेल है आपकी, जैसे ही न्यूरॉन ट्रांसमीटर भरा क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम जो है, कैल्शियम कैल्शियम डिफ्यूज हो जाएगा इन वेसिकल्स के अंदर, और जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा ये जो वेसिकल है ये फ्यूज कर जाएगा, ये वेसिकल फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, ये फ्यूज कर जाएगा मेम्ब्रेन के साथ। मेम्ब्रेन पे इस वेसिकल के लिए, इस वेसिकल को रिसीव करने के लिए क्या है मेम्ब्रेन के पास, मेम्ब्रेन के पास है रिसेप्टर, तो ये रिसेप्टर पे फ्यूज कर जाएगा वेसिकल, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा, ये इसके अंदर ये जो केमिकल है, इस केमिकल को फ्यूज करने के बाद जो है अंदर भेज देगा यहाँ पे। तो कैल्शियम आयन ने एक रोल प्ले किया है इन द ट्रांसफरिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द न्यूरॉन टू द सेल, कि जब न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो है वो एक्सोन की नोब में आया तो कैल्शियम आयन फ्यूज कर गए नोब के अंदर। कैल्शियम आयन फ्यूज करने से क्या हुआ, कैल्शियम आयन फ्यूज करने से इस वेसिकल का फ्यूजन हो गया मेम्ब्रेन के साथ। कैल्शियम प्ले अ रोल इन फ्यूजन ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल विद द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ जैसे इसने फ्यूज किया तो न्यूरोट्रांसमीटर सेल के अंदर चला गया और सेल ने वो काम परफॉर्म किया। अब न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप का हो सकता है ये एक्साइटेटरी हो सकता है ये इनिबिटरी हो, ये हो इनिबिटरी। अब आपको इनके थोड़े से नाम याद रखने हैं, कुछ एक्साइटेटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर के मैं नाम लिखवाऊंगी और कुछ इनिबिटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर के मैं नाम लिखवाऊंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आपसे आएगा तो आपसे आ जाएगा, एक न्यूरॉन का नाम दे देंगे आपको
डैश न्यूरॉन ट्रांसमीटर इज, ऑप्शन ए एक्साइटेटरी, ऑप्शन बी इनिबिटरी, ऐसे करके ऑप्शन बनेंगे। या फिर आपको दे देंगे कि डैश दिस इज अ एक्साइटेटरी न्यूरॉन, बताओ स्टेटमेंट आपको पहचानना होगा ट्रू है या फोल्स है। तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर के एग्जाम्पल लिख लो। पहला है एड्रीनलिन, दूसरा है नॉन एड्रीनलिन, दोनों ही एक्साइटेटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर हैं। तीसरा है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। कुछ इनिबिटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर के नाम लिख लो, गाबा, ठीक है, सेरोटोनिन। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स हैं उनके नाम मैंने आपको बताए। एक डोपामिन भी लिख लो आप, ठीक है ना। डोपामिन क्या करता है, हमें पैसिव कर देता है, मतलब पैसिव इन द सेंस क्या, कि जैसे कि लेट सपोज जो चीजें बहुत हाई एक्टिविटी पे हो रही हैं, ठीक है ना, एक्साइट नहीं करता उन चीजों को, एक रिलैक्स जोन में ले जाता है। तो रिलैक्स जोन जो है वो एक्साइट वाला जोन तो नहीं हो सकता। डोपामिन जब प्रोड्यूस होता है तो हम एक रिलैक्स्ड जोन में चले जाते हैं। दैट्स व्हाई डोपामिन आल्सो एक्ट एज एन इनिबिटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, इसे आप नोट डाउन कर लो, एक्साइटेटरी और इनिबिटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर। और यहां से हमें एक बात पता चलती है कि वो न्यूरॉन, अगर इस न्यूरॉन में एक्साइटेटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर भरा है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर अगर इसमें है, तो इस न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, इस न्यूरॉन को बोलेंगे एक्साइटेटरी न्यूरॉन, एक्साइटेटरी न्यूरॉन। वहीं अगर इस न्यूरॉन में इनिबिटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर भरा है, तो इस न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, इनिबिटरी न्यूरॉन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर दो पार्ट हो गए, एक्साइटेटरी न्यूरॉन और इनिबिटरी न्यूरॉन। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब इस सेल पे, ठीक है भाई, इस सेल पे सिग्नल आ गया है, इस सेल पे सिग्नल आ गया है और अब ये सिग्नल अंदर भी गया है, ठीक है। इस सेल पे सिग्नल आ गया, सिग्नल अंदर भी गया है। ये तो केमिकल वाला सिग्नल है। लेट सपोज अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल होता, एक्सोन में इलेक्ट्रिक सिग्नल होता, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भी यहाँ पे आता, चाहे इलेक्ट्रिक सिग्नल आए चाहे केमिकल वाला सिग्नल आए, कोई भी सिग्नल सेल पे आएगा तो सेल की मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होंगे। कोई भी सिग्नल अगर सेल पे आता है, इफ अ सिग्नल अराइव्स ऑन अ सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन पे कोई सिग्नल आया तो क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे सेल मेम्ब्रेन में। अब वो जो चेंजेस हैं वो हमें पढ़ने हैं कि भाई जब सेल मेम्ब्रेन ने सिग्नल रिसीव किया तो क्या चेंज हुए मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो वो स्टेप वाइज चेंज होते हैं कि पहले जो मेम्ब्रेन है वो एकदम आराम से मस्त पड़ी हुई है और अचानक उसे संदेश मिलता है कि उसे भागना है, ठीक है। अचानक उसे संदेश मिलता है कि शेर है, भागो। और वो पहले आराम से चैन से बैठी हुई थी, जब वो चैन से बैठी हुई थी उस फेज को बोला उसकी रेस्टिंग फेज। जब उसे संदेश मिल गया कि अब उसे भागना है, उस फेज को बोला उसकी डीपोलराइज्ड फेज, ठीक है। और फिर जब वो वापस से नॉर्मल जोन में आ गई अपना भागने वाला काम करने के बाद, उसको बोला उसकी रीपोलराइज्ड फेज। बात समझ आ रही है। तो पोलराइजेशन कब हुआ, पोलराइजेशन हुआ उसकी रेस्टिंग फेज में। वो आराम से सो रही थी, बैठी हुई थी, मेम्ब्रेन चैन की सांस ले रही थी और उसको सिग्नल मिलता है कि तुझे भागना है, शेर है तुझे भागना है, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन थी रेस्टिंग फेज में, उसे सिग्नल मिला तो वो क्या हुई, उसे पोलराइज्ड फेज में थी वो, ठीक है ना। रेस्टिंग फेज बोलो चाहे पोलराइज्ड फेज बोल लो। उसके बाद वो मेम्ब्रेन कहाँ गई, उसके बाद वो मेम्ब्रेन हो गई डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड के बाद मेम्ब्रेन हो गई रीपोलराइज्ड, और रीपोलराइज्ड के बाद वापस से मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड होना है। रीपोलराइज्ड के बाद वापस से मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड होना है, पोलराइज बोले तो रेस्टिंग फेज में जाना है, वापस से उसे रेस्टिंग फेज में जाना है। ये जो समय है रीपोलराइजेशन से पोलराइज्ड स्टेट में जाने का, इसी समय को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसी समय को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो मेम्ब्रेन जो थी वो पहले रेस्टिंग फेज में थी। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, इंटरेस्टिंग है ना ये कितना चैप्टर। आपको ये पता लग रहा है कि हमारी बॉडी में सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं मेम्ब्रेन लेवल तक, सेलुलर लेवल तक आप सिग्नल समझ रहे हो, सोचो कितना मजेदार है।
ठीक है, ये आपकी एक सेल मेम्ब्रेन है। लेट सपोज ये सेल मेम्ब्रेन पहले है रेस्टिंग फेज में, आराम कर रही है, रेस्टिंग फेज में है। इस रेस्टिंग फेज में अगर आप चार्ज वाइज देखोगे ना, इस मेम्ब्रेन को चार्ज वाइज देखोगे, तो आपको इसकी सतह पे बाहर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, अंदर नेगेटिव दिखेगा। मैं भी समझाऊंगी ये चार्ज आपको क्यों दिख रहा है। आपको बाहर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, अंदर नेगेटिव चार्ज दिखेगा, इसलिए इस स्टेट को पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। पोलराइज्ड तो है ही ना, पोलराइज तो है ही, एक पोल पॉजिटिव है, एक पोल नेगेटिव है, तो पोलराइज्ड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये मेम्ब्रेन एंटर कर रही है। इस मेम्ब्रेन ने सिग्नल रिसीव कर लिया। इस मेम्ब्रेन ने क्या रिसीव किया, इस मेम्ब्रेन ने रिसीव कर लिया सिग्नल। जैसे इस मेम्ब्रेन ने सिग्नल रिसीव किया, देखो इसके साथ क्या हुआ, इस मेम्ब्रेन ने जैसे ही सिग्नल रिसीव कर लिया, जहां पे सिग्नल आया था उस जगह पे चार्ज की पलटी हो गई। बाहर नेगेटिव चार्ज चला गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे बोला डीपोलराइज्ड स्टेट। अभी ये कैसे हो रहा है वो हम समझेंगे, पर अभी आप पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड का मतलब तो समझ लो पहले। सिग्नल जिस हिस्से में सिग्नल आया था उस हिस्से में क्या हुआ, उस हिस्से में बाहर चार्ज चला गया नेगेटिव, अंदर चार्ज हो गया पॉजिटिव। इसे क्या बोला, डीपोलराइज्ड स्टेट। इसके बाद क्या हुआ, डीपोलराइज्ड के बाद क्या हुआ, डीपोलराइज्ड स्टेट के बाद, डीपोलराइज्ड स्टेट के बाद यहाँ पे सेल वैसे की वैसी है। डीपोलराइज्ड स्टेट के बाद ये मेम्ब्रेन हो गई रीपोलराइज्ड, कि भाई अब ठीक है, सिग्नल जो आना था वो आ लिया, सिग्नल जो आना था वो आ लिया, सिग्नल अंदर जा चुका है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन की पोलैरिटी यहाँ चेंज हो गई, ये वापस से रिस्टोर हो जाती है पोलैरिटी, वापस से यहाँ पे प्लस आ जाता है और यहाँ माइनस आ जाता है। इसे बोला रीपोलराइज्ड स्टेट, रीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। अभी रीपोलराइज्ड है, पोलराइज्ड अभी भी नहीं है। देखो बात समझो, अभी रीपोलराइज्ड है, पोलराइज्ड अभी भी नहीं है। रीपोलराइज्ड स्टेट में बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और आपकी जो पोलराइज्ड स्टेट थी वहां भी बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था। लेकिन आपकी पोलराइज्ड स्टेट में अंदर क्या था, अंदर थे क्लोराइड आयन, बाहर थे सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। लेकिन आपकी रीपोलराइज्ड स्टेट में चार्ज तो वापस आ गया, लेकिन पोटेशियम आयन अभी भी अंदर ही पड़े हुए हैं, पोटेशियम आयन अभी भी अंदर ही पड़े हुए हैं। तो जब ये पोटेशियम आयन वापस से बाहर चले जाएं, मतलब बिल्कुल पहले जैसी स्थिति हो जाए, जैसी सेल मेम्ब्रेन सोते टाइम थी, रेस्टिंग फेज में जैसी वो थी, बिल्कुल वैसे के वैसी स्थिति हो जाए, आयन भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो जाए जैसे पहले थे, उसको बोलते हैं वापस मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो गई। ये पोटेशियम भी बाहर चले गए और वापस क्लोरीन ही अंदर है, अब पोटेशियम बाहर जा चुके हैं। इस फेज को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। और ये जो टाइम लगा है मेम्ब्रेन को ये जो टाइम लगा है रीपोलराइज्ड से पोलराइज्ड में आने का, ये जो टाइम है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। बताओ यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? ये फिगर आप लोगों के सामने है, ये फिगर सामने है, इसकी फिगर की हेडिंग बनेगी सिग्नल कंडक्शन ऑन सेल मेम्ब्रेन। फाइनली तो आपकी सेल ने ही सिग्नल रिसीव किया है ना, फिर वो सेल चाहे मसल की हो, चाहे वो सेल हार्ट के मसल की हो, चाहे वो सेल लेग्स वाले मसल की हो, चाहे वो सेल कहीं की भी हो, उस सेल ने सिग्नल लिया है। तो जब सेल पे सिग्नल आया तो सेल की पोलैरिटी चेंज हुई, वो डीपोलराइज हुई। फिर उसने जब सिग्नल ले लिया, काम कर लिया, तो वो रीपोलराइज हुई, लेकिन आयन अभी भी बैलेंस नहीं हुए, कुछ आयन की चेंजिंग हुई थी। जब वो पोलराइज्ड से डीपोलराइज में जाती है ना, यहाँ पे कुछ आयंस की चेंजिंग होती है, जो अभी हम पढ़ेंगे, कुछ आयंस की चेंजिंग होती है। तो वो रीपोलराइज तो हो गई, लेकिन आयंस जो चेंज हुए थे वो अभी भी चेंज ही है, वापस नॉर्मल स्टेट में नहीं आया है, ठीक है। तो वापस जब रीपोलराइज से पोलराइज होती है तो आयंस की नॉर्मल पोजीशन लौटती है, जो बाहर है वो बाहर चले जाते हैं, जो अंदर थे वो अंदर रह जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल पहले जैसी जब स्थिति आ जाए तब वो होती है पोलराइज्ड स्टेट। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है,
अगर तुम्हें यहां तक क्लियर है तो एक आखिरी चीज जो समझ नहीं रह रही है वो ये कि तुम्हें पता है सिग्नल आ रहा है फाइनली न्यूरॉन से, और न्यूरॉन में ये मैं एक्सोन बना रही हूँ, न्यूरॉन का पार्ट एक्सोन, और एक्सोन में ये एक्सोन की नोब्स। ठीक है, अब एक्सोन की नोब में से सिग्नल गया है सेल के पास। अब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सोन की जो नोब है, ये एक्सोन की नोब है और मैं आपको कहूं कि एक्सोन की नोब से सटी हुई है ऐसे मेम्ब्रेन, एक्सोन की नोब का कोई फिजिकल टच है मेम्ब्रेन पे, ऐसा नहीं है। एक्सोन की नोब का कोई फिजिकल टच नहीं है मेम्ब्रेन पे। इनफैक्ट इस वाले, ये तो एक मोटर न्यूरॉन हो गया जो सेल तक पहुंच रहे हैं। इस मोटर न्यूरॉन के ऊपर कई सारे, इस मोटर न्यूरॉन के ऊपर कई सारे इंटर न्यूरॉन भी तो होंगे ना, कई सारे इंटर न्यूरॉन भी होंगे ऐसे। ठीक है, उनका भी एक्सोन होगा, उनका भी नोब होगा, इस तरीके से कई सारे इंटर न्यूरॉन भी होंगे। अब क्या वो इंटर न्यूरॉन और ये जो मोटर न्यूरॉन है ये बिल्कुल फिजिकली टच होते हैं, एक दूसरे के एकदम सटे हुए होते हैं सिग्नल को पास करने के लिए? नहीं, इनके बीच में एक गैप होता है, गैप होने के बावजूद ये कनेक्टेड हैं। तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लिख लो इसको, क्या लिखोगे आप लोग? आप लोग लिखोगे कि न्यूरॉन्स आर, आप लोग लिखोगे न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आर कनेक्टेड टू ईच अदर, नॉट फिजिकली, फिजिकली वो जुड़े नहीं हुए, बट फिजियोलॉजिकली, बट फिजियोलॉजिकली। ठीक है, दिस फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, दिस फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, this physiological connection between neurons is called synapse। इसी को सिनेप्स बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, और ये जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है, इसी को बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या है? एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन न्यूरॉन्स, या तो न्यूरॉन्स के बीच में, या फिर बिटवीन ए न्यूरॉन एंड अ सेल मेम्ब्रेन, बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आती है? एंड अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे भी क्या होता है? एक सिनेप्स बनता है। ये सेल मेम्ब्रेन इस कैसे सटी हुई नहीं है, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट फिजिकली टच विद द एक्सोन की नोड्स। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है इसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई? यहाँ पे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हमने समझी अभी तक? हमने समझा कि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्या है, फिर हमने समझा कि डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्या है, फिर क्या हमने समझा? फिर हमने समझा कि रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्या है। रीपोलराइज्ड और पोलराइज्ड में फर्क समझ में आता है सब बच्चों को, कि अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे रीपोलराइज्ड और पोलराइज्ड में फर्क नहीं समझ में आता? फिर हमने रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में समझा, और लास्ट हमने सिनेप्स के बारे में समझा। अब मेरे को बता दो, यहाँ पे 5 टर्म्स लिखी हैं, इन 5 में से कौन से में कंफ्यूजन है आपको? रिफ्रैक्टरी पीरियड इकराम आपको समझ नहीं आया क्या? रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो है, रीपोलराइज्ड से वापस मेम्ब्रेन जब पोलराइज्ड होती है तो जो समय उसको लगता है ना, जो टाइम उसको लगता है इन दोनों के बीच में, वही रिफ्रैक्टरी पीरियड है। कोई बच्चा जिसे इन 5 टर्म्स में से कोई भी एक टर्म समझ नहीं आई हो तो पूछ लो, और समझ आ गई तो थम्स अप करके मुझे बता दो। अगर ये 5 टर्म्स अच्छे से समझ आ गई, तीसरी टर्म रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन समझ नहीं आया पूजा को? रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्या है बेटा? जब सिग्नल आया, जिनको आ गया वो थम्स अप कर दो एक बार। जब सिग्नल आया तो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हुई, ये समझ में आता है पूजा? जब सिग्नल आया तो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हुई, देखो, है ना? ठीक है,
जो बाहर प्लस का साइन था वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला साइन पॉजिटिव हो गया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हो रहा है? आयन्स की वजह से, आयन का चेंज हो रहा है। प्लस वाले आयन्स जो है वो अंदर आ गए, माइनस वाले आयन ज्यादा बाहर चले गए। आयन्स की वजह से ये चार्ज है, बॉडी में आयन्स है ना, तो प्लस वाले आयन अंदर आ गए, माइनस वाले आयन बाहर चले गए, ठीक है। और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। उसके बाद मेम्ब्रेन वापस से पोलराइज हो जाती है, यानी कि वापस से जो प्लस वाले आयन्स हैं उनको उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, और वापस से माइनस वाले आयन्स को उठा उठा के अंदर फेंक रहे हैं। तो पोलैरिटी तो वापस से रिस्टोर हो गई, प्लस माइनस चार्ज तो रिस्टोर हो गई, लेकिन अभी भी एक आयन ऐसा बच गया, पोटेशियम जो आयन है वो ऐसा बच गया जो बाहर जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो अंदर पड़ा हुआ है, अभी भी उसे बाहर नहीं फेंका गया। जितना उसे होना चाहिए था उतना वो बाहर नहीं है, बाहर है लेकिन कम है। अगर बाहर 1 है तो अंदर 2 है, बाहर 2 है तो अंदर 3 है। अभी भी पोटेशियम अंदर ज्यादा है और पोटेशियम को बाहर ज्यादा होना है, तो पोटेशियम को बाहर फेंका जाता है, बाहर पोटेशियम जाता है, पोटेशियम आयन बाहर जाता है, ठीक है। और वापस से पहले जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि पहले क्या था, पहले पोटेशियम बाहर ज्यादा था और अंदर कम था, ठीक है। रिपोलराइज्ड में पोटेशियम बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। वापस से जब पोटेशियम बाहर ज्यादा हो जाए और सेल के अंदर कम हो जाए, उसे बोलेंगे कि मेम्ब्रेन वापस पोलराइज्ड हो गई। अब समझ में आता है फर्क रिपोलराइज्ड और पोलराइज्ड में? पूजा, आयंस का फर्क है पोलराइज्ड और रिपोलराइज्ड में, सिर्फ आयंस का फर्क है। कौन सा आयन? पोटेशियम आयन। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आता है तो जो नेक्स्ट हमारी बारी है वो ये समझने की है कि भाई ये मेम्ब्रेन में जो चार्ज मैंने आपको बना के दिखाए ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैसे बन रहे हैं। अभी अभी मैंने बताया आयन्स की वजह से बन रहे हैं, तो आयन कैसे अंदर बाहर होते हैं उसकी बारी है समझने की। तो समझते जाओ एक एक पॉइंट करके यहाँ पे बहुत ध्यान से। पहली स्टेट कौन सी थी मेम्ब्रेन की? मेम्ब्रेन की पहली स्टेट कौन सी थी? इनिबिटरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो एक्शन को इनिबिट कर दे, आपको भागना है और भागने से रोक दे, ठीक है। एक गाड़ी तेज आ रही है लेट सपोज, और आपको मतलब क्या एग्जाम्पल, जैसे कि लेट सपोज बोलते हैं कि कुत्ता अगर आपने देखा तो आप भागो मत वरना आपको काट जाएगा। ये बात आपके दिमाग में फीड है, ठीक है। पहले से तो नहीं पता था आपको, लेकिन जब से आपको पता लगा आप नहीं भागते, ठीक है। तो आपके दिमाग को ये मैसेज पता है। अब आपका दिमाग ये ना भागने वाला मैसेज देगा किसको? आपकी सेल को, ठीक है। और वो सेल जो है वो भागेगी नहीं बल्कि वो रुक जाएगी, वो कंट्रैक्शन नहीं करेगी, मसल क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगे। तो वहां पे कौन से न्यूरॉन्स भेजे जाएंगे? कौन से न्यूरॉन ट्रांसमीटर वाले न्यूरॉन भेजे जाएंगे? जो इनिबिट करें, इनिबिटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर डाले जाएंगे। और जब किसी चीज को एक्साइटरी मोड में लेके जाना है तो वहां पे एक्साइटेटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर डाले जाएंगे, ठीक है नीतू? थम्स अप कर दो समझ में आ गया तो। अब देखो कैसे मेम्ब्रेन में आयंस की अदला बदली हो रही है। मेरे को बताओ पहली फेज क्या थी? जिस वक्त सिग्नल पोलराइज। पोलराइज, बिल्कुल सही। जिस वक्त सिग्नल आता है तब पोलराइज्ड स्टेट होती है सेल की। अब पोलराइज्ड स्टेट की स्थिति देख लो यहाँ पे कैसी होती है पोलराइज्ड स्टेट। ये एक सेल मेम्ब्रेन जो पोलराइज स्टेट में मैं बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ये बाहर वाला स्पेस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और ये इंट्रासेलुलर स्पेस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, बोले तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ साइटोप्लाज्म है और ये एक्सोप्लाज्म है। आपको साइटोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म ही लिख देती हूँ, इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। तो मैंने क्या बनाया है, मैंने एक मसल सेल मेम्ब्रेन बनाई है। दिस इज अ मसल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया एक्सोप्लाज्म और यहाँ पे बनाया हमने साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या बनाया हमने? साइटोप्लाज्म। अब क्या हुआ? सिग्नल आया नहीं, सिग्नल अभी सिग्नल की बात नहीं। अब ये सेल में कैसे आयंस डिस्ट्रीब्यूटेड है? बाहर है, बाहर क्या है? बाहर है बहुत सारे पोटेशियम आयंस और अंदर पोटेशियम कम है। बाहर सोडियम आयंस भी बहुत हैं, बहुत सारे सोडियम आयन है बाहर, और अंदर सोडियम आयन कम है। लेकिन बाहर क्लोरीन आयंस कम है और अंदर क्लोरीन आयन बहुत ज्यादा है, अंदर क्लोरीन आयन बहुत ज्यादा है। तो इस मेम्ब्रेन की पोलैरिटी कैसी होगी? बाहर कैसा चार्ज रहेगा? बाहर एक्सेस में कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको?
बोलो कौन सा चार्ज दिख रहा है बाहर? मैम प्लस। प्लस का दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है? किसी की आंखें फूट गई हो जिसे नहीं दिख रहा हो बाहर प्लस चार्ज ज्यादा? क्योंकि बाद में तुम लोग फिर डाउट क्रिएट करोगे। बताओ यहाँ दिखाई दे रहा है सबको कि मैं इसको जूम करूं? बताओ। मैम। ये लो, छोटी आंखों वालों, जिनकी आंखें बहुत छोटी हैं वो और गौर से देख लो। बाहर सबको अच्छे से दिख रहा है प्लस चार्ज अबंडेंस में है, और अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा है? माइनस का। क्लियर है? ठीक है। ये कैसी स्टेट है? ये स्टेट है पोलराइज्ड स्टेट। ये स्टेट है पोलराइज्ड स्टेट। इसको रब कर देते हैं एक बार। ये स्टेट कैसी है? ये स्टेट है पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है। पोलराइज्ड स्टेट में आपको ये तो पता ही होगा ना, एक बैटरी है आपके पास और इसका एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो उसका कुछ पोटेंशियल होता है, उसका कुछ वोल्टेज। आप नहीं लिखते हो फिजिक्स में, वोल्टेज होता है उसका कुछ, है ना? ऐसे ही आपकी सेल की मेम्ब्रेन जिसके बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, इसका भी कुछ पोटेंशियल है जिसे अपन बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है? ये रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट। ये आपको पता होना चाहिए। आपसे सवाल पूछ लेगा रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है। ऑप्शन ए -70, +70, 30, और ऑप्शन डी भी कुछ बना देगा, नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर होगा आपका? -70। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? -70 है। अब देखो, अब आया एक सिग्नल, आया एक सिग्नल आया। ठीक है भाई, सिग्नल आ रहा है आ रहा है आ रहा है और सिग्नल आ गया, यहां सिग्नल आ गया। ठीक है। अब जैसे ही सिग्नल आया क्या होगा? देखो, जैसे ही सिग्नल आया क्या होगा? ये आपकी मेम्ब्रेन, ठीक है, इस मेम्ब्रेन में कई सारे गेट लगे होते हैं। इस मेम्ब्रेन में कुछ गेट लगे हैं और कुछ लगे हैं पंप। कुछ लगे हैं गेट और कुछ लगे हैं पंप। ये तो है पंप। पंप क्या होते हैं? पंप क्या होते हैं बताना। पंप किनको बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा ना, आपने पंप, चैनल्स, कैरियर्स, ये सब पढ़ा है, मेम्ब्रेन में होते हैं। चैनल्स और कैरियर्स जो हैं, चैनल्स और कैरियर्स और पंप्स, ये सब आपने पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं मेम्ब्रेन में, ट्रांसपोर्ट किसी चीज को कराने के लिए। यस मैम, चैनल प्रोटीन में होते हैं। बिल्कुल, चैनल्स जो है वो प्रोटीन्स ही होते हैं ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। अगर ये थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि पंप जो होते हैं मेम्ब्रेन में, पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। जबकि चैनल और कैरियर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टर भी हो सकते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्टर भी हो सकते हैं। ठीक है। पर पंप जो है वो स्पेसिफिकली एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पंप भी है, चैनल्स भी हैं। कौन सा पंप बनाया? ये मैंने बनाया सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। चैनल्स बनाए मैंने वोल्टेज गेटेड चैनल्स। गेटेड मतलब इनमें दरवाजे लगे हैं, चैनल है ये और इनमें दरवाजे लगे हैं। अभी ये दरवाजे बंद है, ठीक है ना। कौन कौन से चैनल्स बनाए मैंने आयन चैनल बनाया, आयंस के लिए है ये दरवाजे। एक दरवाजा सोडियम आयन के लिए है, एक दरवाजा पोटेशियम आयन के लिए भी है। ठीक है। सोडियम आयन के लिए भी दरवाजा है, पोटेशियम आयन के लिए भी दरवाजा है। अब जैसे ही सिग्नल आएगा, जैसे ही सिग्नल आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखो, ये जो मैं लिखवा रही हूं ना तुमको, ये तुम एज इट इज लिख लो। ये तुम्हें एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा और फिर तुम भूल जाओगे। मैं ये इतना क्लियर इसलिए बना रही हूं ताकि तुम लोग लिख लो। लिखो जब सिग्नल आएगा, क्योंकि ये तुमसे क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव भी आ जाए स्कूल में तो तुम लिख पाओ इस चीज को। ठीक है। 5 मिनट रुक जाना, क्लास में इसको समझ के जाएंगे। when the signal arrives, जब सिग्नल आया, जब सिग्नल आया तो क्या हुआ? when the signal arrives, जब सिग्नल आया, कहाँ आया? सेल की मेम्ब्रेन पे आया। जब सिग्नल आया, कहां से आएगा सिग्नल बताना जरा। सेल की मेम्ब्रेन पे कौन ला रहा है सिग्नल? मैम मोटर। मोटर न्यूरॉन। और कोई बच्चा जो नीतू जैसा बोल रही वैसा जानते हैं कि कुछ और जानते हैं? सेल की मेम्ब्रेन पे सिग्नल कौन लाएगा बच्चे? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। बिल्कुल सही सिमरन। बाकी खुशी, भूमिका सबको समझ आ रहा है? विभा सबको आ रहा है समझ? ठीक है। बीच बीच में थम्स अप कर दिया करो समझ में आता रहे तो, ताकि मुझे पता लगता रहे तुम्हें आ रहा है।
ठीक है इकराम, अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होने वाली है यहाँ से, बहुत कंसेप्चुअल है लेकिन तुम इसे एकदम हलवे में समझ लोगे। यहाँ तक तो समझ आता है ना तुम्हें, बाहर सोडियम पोटेशियम मैंने ज्यादा बनाए हैं, अंदर मैंने क्लोराइड ज्यादा बनाए हैं, और मैंने कहा है कि मेम्ब्रेन पे दरवाजे लगे हैं, सोडियम के लिए भी दरवाजे हैं, पोटेशियम के लिए भी दरवाजे हैं, एक पंप लगा है, ठीक है, और चार्ज है मेम्ब्रेन के ऊपर, और अभी तक मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में सो रही है। अभी अभी उस पर सिग्नल आया है, लाल लाल सिग्नल आया है, एकदम लट्टू चसरा है, मेम्ब्रेन पे एक सिग्नल आया। जैसे ही मेम्ब्रेन पे सिग्नल आया, व्हेन द सिग्नल अराइव्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन। लाइन देख रहे हो तुम? जैसे ही मेम्ब्रेन पे सिग्नल आया, क्या हुआ? सोडियम के गेट खुल गए। अब क्या होगा? सोडियम के दरवाजे खुल गए तो अब क्या होगा बताओ? मैम प्लस आयंस अंदर आ जाएंगे। कौन से वाले आयन, सोडियम के कि पोटेशियम के? सोडियम। सोडियम के आयंस क्या आने लग जाएंगे? अंदर आने लग जाएंगे, ठीक है ना? सोडियम के आयन क्या आने शुरू हो गए? अंदर आने शुरू हो गए। सोडियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, अब अंदर सोडियम आए जा रहा है, सोडियम के चैनल्स खुल गए हैं। एक मिनट, इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा? सोडियम के चैनल्स ओपन हो गए और सोडियम ने अंदर आना शुरू कर दिया। सोडियम ने अंदर आना शुरू कर दिया तो अंदर भीड़ लगा ली सोडियम ने अंदर भीड़ लगानी शुरू कर दी, ठीक है, और बाहर सोडियम कम पड़ने लग रहे हैं। पोटेशियम है अभी बाहर, पोटेशियम बाहर है अभी, पोटेशियम अंदर कम है, ठीक है, आपको अंदर कम दिख रहे होंगे बाहर के कंपैरिजन में, ठीक है। क्लोरीन आयन अंदर उतने ही हैं जितने पहले थे, लेकिन अब सोडियम की मात्रा अंदर बढ़ती जा रही है क्लोरीन के कंपैरिजन में, इसलिए क्या हो रहा है? क्लोरीन के कंपैरिजन में सोडियम की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पे पोटेशियम जो है अभी अंदर कम है बाहर के कंपैरिजन में, क्लोरीन जो है वो उतने ही हैं जितने पहले बनाए थे, लेकिन अब सोडियम ज्यादा होने लग रहा है, तो अंदर कैसा चार्ज, पोलराइजेशन। अंदर कैसा चार्ज आने की संभावना पैदा हो रही है, तुम बताओ जरा? कैसा चार्ज आने की, अंदर कैसा चार्ज आने की संभावना पैदा हो रही है? बिकॉज ऑफ सोडियम आयन अंदर कैसा चार्ज आने की संभावना पैदा हो रही है? पॉजिटिव। म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। क्लोरीन बाहर है, बाहर क्लोरीन है, और अब बाहर क्लोरीन हमें ज्यादा दिखने लग गए, गए नहीं क्लोरीन, गए नहीं, लेकिन सोडियम अंदर आ गए ना, तो कंपैरेटिवली क्लोरीन की मात्रा ज्यादा दिखने लगी, तो इसलिए बाहर कैसा चार्ज होने लगा? बाहर चार्ज होने लगा नेगेटिव, ठीक है। एक काम और शुरू हो गया, यहाँ पे पंप लग रहा था, कौन सा पंप लग रहा था? सोडियम पोटेशियम पंप लग रहा था यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप क्या करता है? ये पंप क्या करेगा? ये पंप जो है सोडियम को निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है और पोटेशियम को निकाल निकाल के अंदर फेंक रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि इसे पता है सोडियम जो है वो ज्यादा सेल के बाहर होता है, पंप को पता है सोडियम बाहर ज्यादा होता है। अब सिग्नल आने की वजह से सोडियम अंदर आता जा रहा है, अंदर आता जा रहा है, तो पंप कोशिश कर रहा है कि वापस से मैं सोडियम को बाहर भेज दूं। अब ये पंप जो है ये को ट्रांसपोर्टर, आपने को ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा, कई ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो एक जने को ट्रांसपोर्ट तब करेंगे जब तुम किसी दूसरे का सहारा उसे दोगे। आपने को ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है को ट्रांसपोर्ट कहीं, कि कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर क्या कह रहा है कि मैं ग्लूकोज को अंदर ले जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तब लेके जाऊंगा जब तुम मेरे को सोडियम बाहर लेके जाने दोगे। ऐसे भी कई ट्रांसपोर्टर सेल में होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप का कुछ ऐसा ही काम है, ये पोटेशियम ये सोडियम को बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सोडियम को बाहर तब लेके जा सकता है जब ये कुछ पोटेशियम को अंदर डाले। तो ये पोटेशियम को उठा के अंदर डाल रहा है, सोडियम को उठा के बाहर डालने की कोशिश कर रहा है, पोटेशियम को उठा के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है और सोडियम को उठा के बाहर डालने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या हुआ बच्चे? इससे ये हुआ कि धीरे धीरे पोटेशियम की कंसंट्रेशन भी अंदर बढ़ने लगी, पोटेशियम की कंसंट्रेशन भी अंदर बढ़ने लगी। सोडियम अंदर कुछ कम हो रहा है, लेकिन अभी इतना कम नहीं हुआ क्योंकि वोल्टेज गेटेड चैनल अभी ओपन है, तो सोडियम अंदर आए जा रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सोडियम बाहर भी जा रहा है, थोड़ा बहुत बाहर भी जा रहा है, क्योंकि पंप जो है वो पकड़ पकड़ के सोडियम को बाहर फेंक रहा है, पंप सोडियम को बाहर फेंक रहा है, पोटेशियम को अंदर फेंक रहा है। लेकिन पोटेशियम की, क्योंकि पोटेशियम के गेट तो खुले नहीं है, ठीक है, कि पोटेशियम बाहर चला जाए, थोड़ा बहुत पोटेशियम जो अंदर आ रहा है पंप की वजह से अंदर आ रहा है।
यहाँ पे क्लोरीन है कुछ और बाहर क्लोरीन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें, और हमें चार्ज की कैसी स्थिति दिख रही है, जिस हिस्से में सिग्नल आया था उस हिस्से में हमें बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। जहां सिग्नल नहीं था वहां पे अभी भी पहले जैसी स्थिति है, और पहले स्थिति ये थी कि बाहर पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव था। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जहां पे ये स्थिति हो गई, इसको हमने बोला डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट का पोटेंशियल क्या है? रेस्टिंग का पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट था, इसका पोटेंशियल है +30 मिलीवोल्ट। भाई चार्ज है तो पोटेंशियल तो होगा, ठीक है ना, वोल्टेज तो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब तुम चार्ज की बात कर रहे हो तो पोटेंशियल की बात होगी। ये है बेटा डीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अब डीपोलराइज्ड स्टेट से रीपोलराइज्ड स्टेट कैसे होती है? ठीक है, इसको मैं खत्म ही कर जाती हूँ बेटा, वरना फिगर अपने को नेक्स्ट क्लास में दोबारा से सारा डालना पड़ेगा। बस रीपोलराइज्ड और समझ जाओ, तुम समझ जाओगे कि नेक्स्ट क्लास में समझाऊं, क्योंकि अभी भी ये बच रहा है टॉपिक, हमें रीपोलराइज्ड समझना है, फिर वापस वो पोलराइज्ड कैसे हुई वो समझना है। चलो हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक समझ में आया तुम्हें कि डीपोलराइज्ड में सोडियम अंदर आए हैं और पंप एक्टिव हो गया। पंप क्या करने लग रहा है? पोटेशियम को अंदर खींच के पोटेशियम अंदर डाल रहा है और सोडियम को खींच के बाहर डालने पे तुला हुआ है। गेट कौन से खुले हुए हैं? गेट खुले हुए हैं सोडियम के, सिर्फ सोडियम के गेट खुले हुए हैं। सिग्नल आने से सोडियम के गेट खुलते हैं, पोटेशियम के गेट बंद है, तो पोटेशियम गेट में से तो जा नहीं सकता। पंप जो है वो पकड़ के कुछ पोटेशियम को अंदर डाल रहा है। अगर तुम पोटेशियम के गेट खोल दोगे तो क्या होगा? मान लो तुम एक मेम्ब्रेन पे जाओ और जहां सोडियम के दरवाजे खुले हैं तुम उनको बंद कर दो और पोटेशियम के दरवाजों को खोलाओ, तो क्या होने लगेगा? ये पोटेशियम जो अंदर डाल रहा था पंप, वो पोटेशियम वापस बाहर जाने लगेगा, क्योंकि पोटेशियम के रहने की जगह बाहर ज्यादा है। नॉर्मल स्टेट में पोटेशियम बाहर ज्यादा रहते हैं, देखो बाहर ज्यादा रहते हैं ना पोटेशियम, तो अगर तुम पोटेशियम के गेट खोल दोगे तो पोटेशियम बाहर जाएगा। कह रहे मैं अपने घर जाऊंगा लौट के, मैं अपने घर जाऊंगा, रो रहा है वो। पंप कह रहे नहीं नहीं नहीं, तू अपने घर अभी नहीं जाएगा, क्योंकि देख सोडियम जो है वो अपने घर से दूर गया हुआ है, उसे सेल के अंदर जाना पड़ा। सिग्नल आया था, सिग्नल ने उसके दरवाजे खोल दिए, वो बेचारा बह गया अंदर। वो अंदर बह गया तो पंप को उसको पकड़ के बाहर लाना है, लेकिन पंप की मजबूरी है। पंप कहता है पोटेशियम तेरे बिना मैं नहीं लेके आ सकता सोडियम को बाहर, मैं सोडियम को बाहर तभी लेके आ सकता हूँ जब तुझे अंदर डालूंगा। तो पोटेशियम बलि चढ़ गया, पोटेशियम अंदर चला गया, सोडियम बाहर आ गया। पोटेशियम तो बेचारा रो रहा है, कह रहा है मैं कब अपने घर जाऊंगा। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कब दरवाजे खुलेंगे पोटेशियम वाले और वो अंदर जा पाएगा। तो हम पढ़ेंगे आगे जाके ऐसा होगा कि पोटेशियम के दरवाजे भी खुलेंगे और पोटेशियम भी बाहर जाएगा, और वापस से वही स्थिति आएगी जो पहले थी, बाहर सोडियम ज्यादा और पोटेशियम ज्यादा, अंदर क्लोराइड आयन ज्यादा। इस स्थिति को हम वापस लेके आएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड change in the polarity of the membrane plus change in the concentration of ions in extracellular part and intracellular part, in exoplasm or in cytoplasm. क्लियर है यहां तक? यस मैम। बिल्कुल अच्छे से सबको समझ में आया? ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज बिट कंसेप्चुअल। लग रहा है ना कुछ नया है, पहले कभी देखा नहीं, पहले कभी सुना नहीं, 10th तक जानते भी नहीं थे इस चीज को, है ना? बिल्कुल तुम्हारे लिए एकदम नया है, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, पहली बात। और इस पे सवाल आते हैं, दूसरी बात सवाल आते हैं इस पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो ये मैं इतना क्लियर क्यों लिख रही हूँ? ताकि तुम इसे नोट डाउन कर लो। जब तुम पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए मेम्ब्रेन की पोलैरिटी को लेके, सिग्नल ट्रांसफरेंस तुमसे पूछा जाए, तो जस्ट ड्रॉ दीज डायग्राम्स एंड राइट दीज स्टेटमेंट्स, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मैं ये सेव करके रखूंगी एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। चलो ओके बच्चा, क्लास में समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो एंड देन वी विल एंड आवर क्लास।